लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया की एक कंपनी जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जितना पैसा उसके पास है जिसका वो मैनेजमेंट करती है, लोग इंश्योरेंस कराते हैं, पैसा आता है उसको वो मैनेज करता है, वो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से 1.5 गुना है। भारतीय मिलिट्री साइज बहुत बड़ा है, एयरफोर्स नेवी बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी में भी वो दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, असलहा साजी की इंडस्ट्री भी उनकी ग्रोथ कर रही है। इंडिया 150 अरब डॉलर्स की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करता है। हमारे जो है वो अभी जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रही है। पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन करता है बार बार, एक कंपनी इंडिया की, उसका एसेट बेस इससे ज्यादा है। अगर LIC का पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाए तो उसके सारे कर्जे खत्म हो सकते हैं। कम से कम 100 अरब डॉलर की ट्रेड है चीन और इंडिया की। वो भी कभी वॉर पे नहीं जा सकते। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया की सिर्फ एक LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन करके जो कंपनी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, उसकी जो नेटवर्थ है। अब किसी कंट्री की नेटवर्थ से ज़्यादा किसी दूसरे कंट्री की एक कंपनी की नेटवर्थ होना मतलब एक अलग लेवल का प्राउड है। ठीक है, आप मतलब कंपेयर करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो कि भाई अदानी, अंबानी, उनकी अगर आप नेटवर्थ काउंट कर लो तो पाकिस्तान से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप देख भी सकते हो कि तकरीबन जो LIC की जो नेटवर्थ है वो तकरीबन 550 से लेकर 600 बिलियन है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी 250-300 या फिर मैक्सिमम 350 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं है, जबकि LIC की 570 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे यहाँ पर एक अकेली LIC जो है वो पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। और ऐसा नहीं, कई सारी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर ऐसी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय मिलिट्री साइज बहुत बड़ा है, एयरफोर्स नेवी बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी में भी वो दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, असलहा साजी की इंडस्ट्री भी उनकी ग्रोथ कर रही है। इंडिया 150 अरब डॉलर्स की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करता है। हमारे जो है वो अभी जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो हमें माशी चैलेंजेस का भी सामना है, लेकिन उसके बावजूद हमें सामना है एक ऐसे एडवर्सरी का, एक ऐसे दुश्मन का जो कि साइज में, ताकत में, तादाद में हमसे कहीं गुना बड़ा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया की एक कंपनी जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जितना पैसा उसके पास है जिसका वो मैनेजमेंट करती है, लोग इंश्योरेंस कराते हैं, पैसा आता है उसको वो मैनेज करता है, वो जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है LIC का, वो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से 1.5 गुना है। ये आंकड़े अभी आए हैं और ये भी पता लगा है कि इसके पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये है 463 बिलियन डॉलर्स, 463 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 280 बिलियन डॉलर्स है, उससे 1.5 गुना। और इनफैक्ट ये जो पैसा है, ये जो LIC का एसेट बेस है, ये इंडिया की जीडीपी का भी 18% बनता है। लेकिन इनफैक्ट अगर बात करें कि LIC का ये जो एसेट बेस है ये वर्ल्ड की कई इकोनॉमी से ज़्यादा है। पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन करता है बार बार, एक कंपनी इंडिया की, उसका एसेट बेस इससे ज़्यादा है। अगर LIC का पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाए तो उसके सारे कर्जे खत्म हो सकता है। नहीं लड़ी इंडिया एक्वायर कर रहा है, वेपनाइज कर रहा है खुद को। क्या हम सर उस बिगड़ते हुए तवाजुन को बैलेंस में लाने की क्या उस पोजीशन में है? क्या हमारी कोशिश कामयाब होगी? ब्लॉक्स बन चुके हैं सर। चाइना हमारा एलाय है, हम चाइना के एलाय हैं, चाइना हमें अपने आप को वेपनाइज करने में मदद भी देता है। चाइना पे कोई आफत आती है या इंडिया को एडवेंचर करता है, विल वी बी ऑब्लाइज्ड कि हम भी उसमें उसका हिस्सा बने सर? नहीं, नेवर। हम एलाइज हैं इन पॉलिटिकली हाउ वी कैन सपोर्ट ईच अदर। और ना कभी चाइना आएगा हमारी किसी मुश्किल वक्त में, ना सिचुएशन में आएगा, ना हमें इस तरह मजबूर किया जा सकता है कि हम उनके खिलाफ, और ना ही वो चाहेगा। क्योंकि देखिए सब लोग हर तरफ से अपने रास्ते बंद नहीं करते, उनको अपने रास्ते खुले रखने पड़ते हैं। इस वक्त कम से कम 100 अरब डॉलर की ट्रेड है चीन और इंडिया की। वो भी कभी वॉर पे नहीं जा सकते। 85 बिलियन डॉलर पे उसका एक्सटर्नल डेट है, 85 बिलियन डॉलर पे। और टोटल अगर आप कर्जा बोलें तो पाकिस्तान के ऊपर टोटल 283 बिलियन डॉलर्स का
कर्जा दिखता है सामने, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंटरनल और एक्सटर्नल सारा मिला के, अगर LIC पाकिस्तान के पास होती तो ये अकेली पाकिस्तान का पूरा कर्जा पे कर सकती थी, साथ में पाकिस्तान को चलाने के लिए पैसा दे सकती थी। पाकिस्तान का जो इस साल का बजट था वो $45 बिलियन था। पाकिस्तान $1 बिलियन और $3 बिलियन के लिए कहीं कहीं धक्के खा रहा है, सऊदी अरेबिया से मांग रहा है या वर्ल्ड बैंक के बाहर बैठा है, लेकिन LIC अकेली इस पूरे कर्जे को और पाकिस्तान की पूरी GDP को और पाकिस्तान के पूरे कर्जे को के पूरे खर्चे को यानी कि बजट को सबको समेट लिया जाए, तब भी LIC का एसेट बेस जो है AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो उससे ज़्यादा बनता है। सिर्फ एक कंपनी इंडिया की, बाकी कंपनीज की बात ही नहीं करनी है, बाकी कंपनीज का बात बहुत दूर है। इनफैक्ट चाइना की भी कोई कंपनी इतने एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं रखती है। ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंपनी और ज़्यादातर कंपनी बाहर की हैं। चाइना की भी कोई ऐसी एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी हमें आज तक दिखी नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी निगाहों में ना हो। इससे चाहता है अगर वो इंडिया से वो कश्मीर का राग ना गाए, 370 का ना गाए, तो वो $3 बिलियन तो LIC से ही ले सकता था। इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं थी, $3 बिलियन तो LIC ही दे देती उसको। तो यानी यहाँ पे इस किस्म की बाइंडिंग्स हो, इतनी जंगों की बातें तो की जाती हैं, जंगें लड़ना मुश्किल तरीन हो जाता कि चीन उससे अपसेट ना हो और पाकिस्तान को वो कहे कि S-400 आ गया। अब S-400 का सुन लीजिए, S-400 की तरह के बहुत सारे सुपीरियर सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स हमेशा से इंडिया के पास रहे हैं। इंडिया का अगर पलड़ा भारी रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में, तो हमेशा उनके ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में रहा, क्योंकि उनके पास रूसी निज़ाम के जो सिस्टम्स आते थे वो बहुत हाईली कैपेबल सिस्टम्स थे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियन मतलब उनकी इकोनॉमी, सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज और अदरवाइज मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा, इंडिया इज रैपिडली अभी 5वीं या 6ठी बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और चंद करीब इट विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप उससे परे भी रह नहीं सकते। दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अब दुबई में भी आप देखें, दुबई में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी इंडिया के इतने लोग हैं। इंडिया आई थिंक आधा इंडिया तो दुबई में ही है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले वक्तों में इंडिया ही सुपर पावर होगा, क्योंकि वो IT में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके अलावा आप दूसरे शोबे भी देख लें, उनके मेडिकल के हवाले से भी इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर साल तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मेडिकल टूरिज्म के सिलसिले में भी आते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब तक हम ये सुनते आए थे कि अमेरिका के अंदर जो रिचेस्ट कम्युनिटी है वो इंडियन कम्युनिटी है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और इसीलिए हम ये काउंट करते हैं कि वहाँ जाकर इंडियंस ने झंडे गाड़े हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर दूसरी सिचुएशन देखो कि दुबई जैसी जो जगह है वहाँ पर भी अगर आप इंडियंस देखो तो बहुत बड़ी तादाद में है। कई सारे एरिया तो आपको इंडिया ही लगेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक और सिचुएशन है कि भाई वहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है ना वो सबसे अमीर कम्युनिटी में आती है। और आप ये भी कह सकते हो, पिछले दिनों तो मैंने पाकिस्तानी मीडिया में भी ये भी सुना था कि भाई यहाँ पर जो दुबई के अंदर जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, उसके पीछे इंडियन कम्युनिटी डेफिनेटली होती है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में है। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो दुबई में इंडियंस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसी चीज़ पर बात हो रही है कि एक तो UAE और सऊदी जैसे कंट्रीज़ के अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ऊपर से ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो मान लीजिए कि एक समय पर UAE और जो सऊदी है इंडिया से विपरीत चलने की भी ट्राई करेंगे तो नहीं हो पाएगा उनसे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। क्या लगता है हु इज़ द किंग ऑफ एशिया? एशिया में हमारे तो काफ़ी कंट्रीज़ आती हैं, बट आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है इंडिया, चाइना और बांग्लादेश कौन सी आने वाली हुकूमत करेगा? आने वाले ईयर्स में किसकी बादशाहत होगी? तो बांग्लादेश को आप साइड पे कर दें, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात ठीक हैं वक्ती तौर पर हैं। और जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना अभी तो कह सकती हैं, लेकिन जो मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है, जिस तरह से इंडिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले अगले कुछ 8-10 साल या 20 साल बाद जो होगा वो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसकी वजह यह है कि इंडिया में आप देखें वो हर चीज़ जो कंपनीज पहले चाइना में थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में शिफ्ट हो रही है और इंडिया उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहा है जिसकी वजह से कंपनी ना चाहते भी वहाँ अपने आप को शिफ्ट कर रही हैं। उसके अलावा इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है
मैं ये बात नहीं कहूँगा कि वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा, जो हर बात लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन वहाँ पे इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा सस्ती है और वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इंडिया इज सच अ ट्रस्टेड पार्टनर फॉर देम कि वो समझते हैं कि वो उसको वाकई ही जो है वो मिडिल ईस्ट में रोल प्ले करना चाहिए। डायस्पोरा भी काफी इन्फ्लुएंशियल हो गई है मिडिल ईस्ट में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियंस मतलब उनकी इकोनॉमी, सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज, अदरवाइज मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। इंडिया इज रैपिडली अभी 5वीं या 6वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और चंद करीब इट विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप उससे परे भी रह नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा। और इंडिया जो है वो सबसे बेस्ट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया जो है वो कर सकता है। इंडिया ने ऑलरेडी पहले भी बहुत उसकी, आप देखें कंट्री पाकिस्तान से तो बेटर ही है। तो आपको क्या लगता है कि नहीं है, उन्होंने नहीं दी हैं जो इंडिया ने दी हैं। तो इंडिया ने कौन कौन सी अभी तक आपको लगता है कि फैसिलिटीज़ दी हैं? इंडिया ने जॉब की बहुत दी हैं, बहुत सारी लोगों को जॉब की भी हैं। उसके अलावा इंडिया जो है वो हमारे पाकिस्तान से और काफ़ी बेटर है। मुझे तो ये लगता है कि वो बेटर है। तो आपका एजुकेशन, इकोनॉमी और इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है, किसकी बेहतर है? एजुकेशन देखें, मेरे खुद के बच्चे बिकन हाउस में पढ़ते हैं, मेरी बेटी न्यूलैंड्स में है, लेकिन ये है कि वो, मुझे नहीं लगता कि हमारा वहाँ का जो छोटा सा स्कूल भी है वहाँ के बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी है। और जो हमारे यहाँ पे बहुत, हम इतनी हाई लेवल पे भी बच्चों को पढ़ाते हैं, इतनी फीसेस देते हैं, इतना पे करते हैं, तो हमारे बच्चे आज तक इंग्लिश नहीं बोल पाए, अभी तक प्रॉपर इंग्लिश उनको नहीं आती है। और इंडिया के बच्चे जो हैं, अब आप छोटे छोटे देख लें इंग्लिश, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अब दुबई में भी आप देखें, दुबई में भी चले जाएँ तो वहाँ पर भी इंडिया के इतने लोग हैं। इंडिया, आई थिंक आधा इंडिया तो दुबई में ही है। अब इंडिया का जो डायस्पोरा है अब अमेरिका में छा गया है, काफी उसका इन्फ्लुएंस होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि अनकरीब कैबिनेट में भी आप देखने लगेंगे बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन अमेरिकन। तो ये एक्नॉलेजमेंट तो अब वाइड स्प्रेड हो चुकी है, मतलब इट इज गॉन बियॉन्ड द एलीट। मीडिया से हट करके पॉपुलर कल्चर में भी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि इंडिया के साथ बहुत अहम ताल्लुकात है। और अगर कमला हैरिस बन जाती है प्रेसिडेंट 2004 या 2008 में, तो यू कैन सी दिस विल गो फर्दर ऑन। दूसरी चीज, क्वाड की बात, मिडल ईस्ट का जहां तक सवाल है, इंडिया इज अ बिग बिग मार्केट भाई। आप देख रहे हैं 500-600 मिलियन की मिडिल क्लास हो गई है, इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप और इंडिया दोनों ने पिछले 3-4 साल में रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, अमेरिका में आजकल एक लॉ पास किया गया है जिसके तहत अगर रशिया से मिलिट्री एड खरीदते हैं आप हथियार, तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, बिकॉज यू आर इन ए वे सपोर्टिंग रशियाज मिलिट्री इंडस्ट्री। तो टर्की पे तो सैंक्शंस लग गए। हालांकि टर्की एक नेटो एलाई है, अमेरिका का इतना पुराना दोस्त है। टर्की में अमेरिका के जो यूरोप में जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन स्टेशन है वो तुर्की में है। उसके बावजूद तुर्की पे सैंक्शंस लगे। इंडिया ने भी वही हरकत की 2018 में। तुर्की ने $2.5 बिलियन के हथियार खरीदे रशिया से, इंडिया ने $5.5 बिलियन के S-400 खरीदे जो अभी डिलीवर हो गए। इंडिया के ऊपर अभी तक सैंक्शंस वगैरह उस पर नहीं लगे। सो क्लियरली नेशनल सिक्योरिटी वेवर्स आते रहेंगे। दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ US नीड फॉर इंडिया। इंडिया की जो जरूरत है अमेरिका को, उसका आप देख सकते हैं ये नतीजा। बिल्कुल ठीक है कि ये द स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो ऑब्वियसली इंडिया का वो इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली अब वो US गवर्नमेंट के पास उस तरह की चॉइसेस जो है वो नहीं रही। सर, हम इतना जानते हैं कि उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैशियत के जो उनकी पॉलिसीज़ हैं बहुत अच्छी बना रहे हैं। और जहाँ तक पॉवर्टी, अगर मैं कहूँगा ये उनका इंटरनल प्रॉब्लम है, तो वो उनकी गवर्नमेंट जानती है उसने कैसे हैंडल करना नहीं करना। पॉवर्टी आप जानती हैं जैसे पॉवर्टी पाकिस्तान में भी है, इंडिया में पॉवर्टी किस जगह पे नहीं है। इवन का जो अगर मीडिया का दूसरा रुख देख लें, अगर मीडिया का दूसरा रुख देखें तो अमेरिका में भी पॉवर्टी आपको मिल जाएगी। पॉवर्टी हर जगह पे होती है कंपनीज़ को। तो उम्मीद यही है कि आने वाले वक्तों में इंडिया ही सुपर पावर होगा, क्योंकि वो IT में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके अलावा आप दूसरे शोबे भी देख लें उनके, मेडिकल के हवाले से भी इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर साल तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मेडिकल टूरिज्म के सिलसिले में भी आते हैं। और इवन के पहले जब
इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर थे तो पाकिस्तान से भी लोग जाया करते थे लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो उम्मीद यही है कि इंडिया जो है चाइना को कड़ी टक्कर देने वाला है और हो सकता है कि इंडिया ही फ्यूचर की। ये सिर्फ मीडिया है जो आपको तस्वीर का एक रुख दिखाता है, दूसरा रुख नहीं दिखाता। तो आपको क्या लगता है, आपने जैसे अभी बोला गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट अभी तक जो इतने साल ईयर्स जो गुजर गए हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने कितने हद तक काम अपना सरंजाम अच्छे से दिया? देखिए इंडिया के जो थिंक टैंक्स हैं वो बेशक वहाँ पे चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन उनके थिंक टैंक्स वही हैं। तो वहाँ पे अगर प्रोजेक्ट शुरू होता है तो अगली गवर्नमेंट भी उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करती है। तो ये चीज़ उनके लिए शायद यही वजह है कि वो एक तसलसल के साथ जो है वो अपने प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते। वहाँ पे इंडिया में जो है बच्चा छोटा सा हो, इंग्लिश में बहुत अच्छी बात करता है हमारे पाकिस्तान की निस्बत, और बहुत ज़्यादा मतलब उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई होती है। हमारे पाकिस्तान में स्कूल्स और टीचर्स इस तरह से नहीं है। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जब इंग्लिश की तरफ मूव कर रहे थे तो इसको क्यों वापस लेकर आए हैं? मतलब इसको ऑक्सफोर्ड से दोबारा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ क्यों मूव किया? तो आपको नहीं लगता इकोनॉमी के लिहाज से कौन बेहतर है? इकोनॉमी के लिहाज से तो इंडिया ही बेहतर है क्योंकि वो मूव ऑन कर रहे हैं और तेज़ी से कर रहे हैं। तकरीबन आप कहिए 2005 में जो बहुत ही अहम ईयर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, जो न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई है, बेसिकली अमेरिका ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेजिटिमाइज कर दिया इंटरनेशनली 2005 में। वो पराया स्टेटस खत्म हो गया। तो 2015 से लेकर अब तक अमेरिका इंडिया को बेसिकली नर्चर कर रहा है टू बिकम ए मेजर एलाई इन एशिया, खासतौर से पिवट टू एशिया के बाद से। लेकिन इंडिया इज ट्राइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट, बट बेसिकली इंडिया वांट्स टू हैव अ फ्री लंच, इट वांट्स टू ईट बट नॉट पे द बिल। हिंदू मत से पुराना तो नहीं है, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। जो सिख मजहब है, सिख मजहब या जैन मत या बुद्ध मत, मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान से ही निकले हुए मजहब है। ये तो इसी धरती से, जो कि हिंदुस्तान है, यहीं से निकले। अब क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से आया है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल पाकिस्तान इंशाल्लाह बनेगा और थोड़ी देर के लिए बीच में कुछ एबनॉर्मल चीज़ें आ गई हैं। हमारी भी सिविल सोसाइटी बड़ी मुतहर्रिक है, उनकी सिविल सोसाइटी बड़ी मुतहर्रिक है, और उनकी बातें सुन के और ये मजहब के हवाले से ये खूबसूरत चीज़ें देख के कि वहाँ पे वो गले लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। और पाकिस्तान के अंदर एटमॉस्फेयर ऐसा है ना कि अगर कोई बंदा ये चीज़ एक्सेप्ट करना भी चाहे कि भाई ये जो इस्लाम है ना बाहर से आया है, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, और अपना एक, भले ही वो इस्लाम को फॉलो कर रहा हो, भले वो मुसलमान हो, लेकिन अगर ये चीज़ वो बाहर रखने की भी कोशिश करेगा ना तो फिर वो यहाँ पर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा और कोई ना कोई उस पर चार्ज लगाकर उसको अंदर कर दिया जाएगा। और अंदर कर देने तक भी अच्छा है, ब्लास्फेमी अगर लगा दिया तो फिर उस पर सीधा जानलेवा हमला भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, सिचुएशन यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है कि जो हिंदुइज़्म है तो हज़ारों साल पुराना रिलीजन है, और ये देखिए इस्लाम है या फिर क्रिश्चियनिटी आप काउंट कर सकते हो कि कितने साल पहले आए, हिंदुइज़्म आप काउंट नहीं कर सकते। और ये सिखिज़म, जैनिज़्म या फिर आप कह सकते हो कि बुद्धिज़्म, ये जो है ना वो हिंदुइज़्म से निकले ही पहले एक पंथ थे, ठीक है। पहले एक जो एक जीने की एक क्या कह सकते हैं कि अब लाइफस्टाइल थी। उसके बाद जब वो धीरे धीरे आगे बढ़े तब एक रिलीजन हो गया। अगर आप सिखिज़म में अगर आप काउंट करो तो जो उनके फाउंडिंग जो गुरु है, अगर उनके फादर को आप काउंट मतलब उनके नाम सर्च करोगे तो आपको हिंदू ही मिलेंगे, शायद खत्री है, ठीक है। जैनिज़्म में भी, बुद्धिज़्म में भी बिल्कुल ऐसा है कि पहले वो हिंदू ही थे, और जैनिज़्म में भी बिल्कुल ऐसा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। हिंदू मत से पुराना तो नहीं है, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। लेकिन 1400 जो सिख मजहब है, सिख मजहब या जैन मत या बुद्ध मत, मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान से ही निकले हुए मजहब है। ये तो इसी धरती से, जो कि हिंदुस्तान है, यहीं से निकले। अब क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है
या इस्लाम बाहर से आया है, लेकिन जैन मत तो यहीं से है, हिंदू मत भी यहीं से है। हिंदू मत की तो हज़ारों साल पुरानी, अब कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है उनकी, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा। लेकिन ये कि वो मतलब है कि वो कहीं लिखी हुई हिस्ट्री नज़र नहीं आती, हिस्ट्री कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। बाद में ज़ाहिर देवता हैं, हम शिव जी हैं और राम जी हैं, बाकी उनके देवता, लेकिन वो जो स्टार्ट कैसे होता है वो फिर हमें वो एग्जैक्ट जो है वो हज़ारों साल पुराना, इतना हमें पता है, इतना इल्म है। लेकिन उसके बाद ये है कि जो जैन मत है, ये जो सिख मत है उसका तो, या जो बुद्ध मत है, तो ये तो प्योरली वहां के हिंदुस्तान के ही मज़ाहिब है ना, मतलब। और हिंदू मत के बहुत बाद आए, ये तो चंद सौ साल पुराने हैं। यानी जो जैन मत है वो तो सिख मत के साथ ही है, सॉरी बुद्ध मत के साथ है, ठीक है। यानी 10 साल का फर्क था गौतम बुद्ध में और महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा तो इज्जत से कहते हैं जाहिर है, और सिद्धार्थ उनका नाम, और गौतम बुद्ध, तो 10 साल का फर्क है उनके दरमियान और महावीर जी के दरमियान। महावीर जी वो हैं जो कि जैन मत के हैं। अच्छा, जैन मत और हिंदू मत में फर्क बड़ा मामूली सा फर्क है। आप हिंदुइज्म, हिंदू मत एक सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। ये हिंदू मजहब अलग है, हिंदुत्व अलग है बिल्कुल जी। मतलब हिंदुत्व जो है ना, ये तो जो है ये एक बिल्कुल आप समझ लें कि ये सरवारकर ने पहले बात को जो एक नारा लगाया, ये 100 साल भी नहीं हुए भी, और उसने नारा लगाया, और ये नारा जो है ये मुझे तो ये भी नहीं पता इज्म कहां से आ गया लफ्ज। ये जो इज्म, हिंदुइज्म क्या है, मतलब देखिए ना, एक तो हिंदू का लफ्ज है, वो तो हिंदुस्तान में रहने वाले, मतलब सारे ही हिंदू एक जमाने में उनको कहलाने लगे। ये ईरानियंस ने वर्ड, वहां पे उनके भगवान हैं, उनके देवता हैं, उनकी रसूमात हैं, एक मजहब है हिंदू मजहब। ये एक सियासी नारा है, ठीक है ना। हिंदुत्व एक सियासी नारा है जिसका कोई वजूद ही नहीं था ये सावरकर के आने से पहले। जो आम हिंदू हैं वो जात पात के ऊपर नहीं बिलीव करते बहुत ज्यादा, मतलब। लेकिन ये जो हिंदुत्व वाली आई है चीज सारी, ये जो है इन्होंने तो बिल्कुल जात पात, दलितों को अलग कर दिया, ये कर दी वो, और एक पॉलिटिकल नारा। यानी अगर हम मुझसे सादा अल्फाज में पूछे ना कि हिंदुइज्म में और हिंदुत्व में क्या फर्क है, तो मैं कहूंगा ये एक मजहब है, ये एक सियासी नारा है। मैं बात कर रहा हूं कि ये मोहब्बतों की ही सरजमीन है सारी। यहां सारा जो पूरा यहां पर ये जो ये है ना, इसमें ये मोहब्बत, यहां पर ये कभी तस्वुर ही नहीं रहा इस इलाके में कि जी। और एक जमाने में पाकिस्तान में था, शुरू में नहीं था, बाद में आ गया था दरमियान में, ये कोई 80s के अंदर से, उसके बाद आज अब देखें सोसाइटी निकलती है। तो यहां पे एक नॉर्मल पाकिस्तान इंशाल्लाह बनेगा, और थोड़ी देर के लिए बीच में कुछ अब नॉर्मल चीजें आ गई हैं। हमारी भी सिविल सोसाइटी बड़ी मुतहर्रिक है, उनकी सिविल सोसाइटी बड़ी मुतहर्रिक है, और उनकी बातें सुन के और ये मजहब के हवाले से ये खूबसूरत चीजें देख के कि वहां पे वो गले लगा रहे। हिंदुओं की कोई तारीख नहीं है कि उन्होंने कोई उनकी जंगें नहीं है जिसके वजह से उन्होंने यहूदियों के ऊपर जंग की हो तारीख में, या क्रिश्चियंस के ऊपर की हो, या कन्वर्ट की। हिंदू थ्रेट कोई नहीं है दुनिया को, इस्लामी थ्रेट है, और हमने जिहाद भी किया है, ग्लोबल जिहाद भी किया है। अभी भी हर जगह पे मसले कोई ना कोई खड़े हो जाते हैं। किसी हिंदू ने ये किया है? नहीं। हमारी बदनामी ज्यादा है, और इंडिया और हिंदूज की इतनी बदनामी नहीं है। कि इंडिया का सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो एक बड़ा मुल्क है, उसके पास 1 बिलियन लोग हैं। तो आगे आ रहा है। इंडिया की भी तो एक है ना, एक खुद मुख्तारी है, उनका एक हिस्टोरिकल इमेज है। इसलिए इंडिया जो है वो अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। देखिए ना, इंडिया अक्लमंद मुल्क है, इंडिया जो है बड़ी एक उनकी हिस्ट्री है, वो समझते हैं इन बातों को। वो उन्होंने भी अर्थशास्त्र, उन्होंने भी नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है हिंदुइज्म के बारे में कि क्या हिंदुओं की कोई तारीख है, हिंदुओं का कोई ऐसी हिस्ट्री है जिससे किसी और रिलीजन के लोगों को डरना पड़ता था। जैसे कि मान लीजिए कि हिंदुओं ने कोई मुस्लिम पर इन्वेजन किया, या फिर हिंदुओं ने क्रिश्चियन पर, ज्यूज पर, या फिर किसी और कम्युनिटी पर आपने कभी अटैक किया? नहीं, कभी नहीं आएगा। उल्टा हिस्ट्री में ये दिखेगा आपको कि जो भी एक माइनर से माइनर कम्युनिटी या फिर माइक्रो कम्युनिटी जो भी होगी ना, वो भी आपको इंडिया के अंदर मिल जाएगी। जैसे पारसी देख लीजिए, ठीक है, जूइश है, जूइश का 2 ही जगह पर वो सेफ है, पहले तो इजराइल और दूसरा इंडिया। यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई जो इस्लाम है ना, वो दुनिया के लिए खतरा बना है।
जिहाद या फिर अब जो भी रास्ता काउंट कर लो, क्रिश्चियनिटी भी बना है। ये तो तीसरा सबसे बड़ा जो रिलीजन है या फिर आप कह सकते हो कि जो धर्म है वो है हिंदुइज्म, ठीक है। क्या वो कभी किसी के लिए कभी खतरा बना है? कभी नहीं। 1% भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिंदुओं का टारगेट ऐसा है, क्योंकि देखिए मुस्लिम का है ऐसा कि भाई आज नहीं तो कल जो पूरी धरती पर है उस पर इस्लाम का परचम वो करना है, वो ऐसा करना है। हिंदुओं की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। दूसरा ये कि जी दुनिया जो है हमें बड़ी तनकीद करती है और ये जो हिंदुस्तान में हो रहा है उतनी तनकीद नहीं करती। उसका बड़ा सिंपल आंसर है कि इस्लाम जो है, हिंदू मज़हब जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही है और हिंदू जो है जो एक्सपोर्ट हुए वो वहीं है, किसी और जगह पे नहीं है। मुसलमान तो 1.3 बिलियन मुसलमान हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं और 50 से ज़्यादा रियासतें हैं, मुल्क हैं जहाँ इस्लाम है। हिंदुओं की कोई तारीख नहीं है कि उन्होंने कोई उनकी जंगें नहीं हैं जिसके वजह से उन्होंने यहूदियों के ऊपर जंग की हो तारीख़ में, या क्रिश्चियंस के ऊपर की हो, या कन्वर्ट की। उल्टा हुआ। इसलिए दुनिया, हिंदू थ्रेट कोई नहीं है दुनिया को, इस्लामी थ्रेट है। और हमने जिहाद भी किया है, ग्लोबल जिहाद भी किया है। अभी भी हर जगह पे मसले कोई ना कोई खड़े हो जाते हैं। किसी हिंदू ने ये किया है? नहीं। हिंदू एक्सट्रीमिज्म इंडिया के बाहर नहीं है जी। हमारा जो इस्लाम का जो झंडा है वो हमने हर जगह पे बुलंद किया हुआ है और वहाँ पर इंतहा पसंदी भी है, जिसकी वजह से हमारी बदनामी ज़्यादा है और इंडिया और हिंदूज की इतनी बदनामी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की जो सेकुलर रियासत है वो ख़तरे में है। नरेंद्र मोदी ने बहुत सी तब्दीलियाँ की हैं मगर उनकी आइन अभी तक सेकुलर है, उसमें तब्दीली नहीं की उन्होंने। तो अभी मगर रियासत उनकी जो आइन है वो अभी भी सेकुलर है। हमारी रियासत भी नाम में तो इस्लामी रियासत थी शुरू से, मगर जिस तरीके से ज़ियाउल हक साहब के बाद इसको डंडे के ज़ोर के ऊपर इस्लामी रियासत बनाने की कोशिश की गई, तालीम का सिस्टम चेंज किया गया, बहुत कुछ चेंज किया गया, वो अब रिवर्स होना बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए आपका ये जो प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से इंतहा पसंदी जो है ये बड़े मुश्किल मसला है। रियासत ने कोई अटेम्प्ट नहीं की थी, पाकिस्तान की रियासत ने, कि वो जो ज़ियाउल हक साहब जो ज़्यादती कर गए थे उसको वापस तब्दील करने भी। नवाज शरीफ साहब जब आए उन्होंने इसको और स्ट्रॉन्ग किया, मोहतरमा जब आई उन्होंने इसको कमज़ोर नहीं किया, मुशर्रफ जब आए उन्होंने कमज़ोर करने की कोशिश की, फिर रिएक्शन आया, फिर उसको छोड़ दिया। और अब ये वन सिंगल नेशनल करिकुलम जो इमरान खान साहब रियासत मदीना और ये सब बातें कर रहे हैं, इसके साथ और हालात ख़राब हो रहे हैं। कि इंडिया का सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो एक बड़ा मुल्क है, उसके पास 1 बिलियन लोग हैं। तो आगे आ रहा है। इंडिया की भी तो एक है ना, एक खुद मुख्तारी है, उनका एक हिस्टोरिकल इमेज है। वो कभी नॉन अलाइंड मूवमेंट के वो हेड होते थे, वो लीडर होते थे। इसलिए इंडिया जो है वो अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। आप ठीक है ना, जिस तरह आपने रूस का जिक्र किया, जिस तरह उन्होंने जो जहाज लिए, उन्होंने फिर अमेरिका के जहाज लेने से बजाय। सवाल साथ ये भी पैदा है ना कि इंडिया जो अब विंडो देख रहा है वो इसलिए देख रहा है कि उसको पता है कि पता नहीं अमेरिका आता है नहीं आता साथ। क्या रशिया चाइना से अलग हो रहा है भी? और क्या इंडिया के साथ जाएगा? और जब आपको नहीं पता कि कौन कहां बैठ रहा है तो फिर अक्लमंदी ये होती है कि अपने ऑप्शंस ओपन रखो, जैसे भारत ने रखे। देखिए ना, इंडिया अक्लमंद मुल्क है। इंडिया जो है बड़ी एक उनकी हिस्ट्री है, वो समझते हैं इन बातों को। उन्होंने भी अर्थशास्त्र उन्होंने भी पढ़ी हुई। मेरा सवाल ये तो वो ये कहते हैं कि फिर आप जो है आप रूस से कुट्टी करने का कोई फायदा नहीं है। अगर कल खुदा ना खास्ता जंग होती है, आई डोंट थिंक होगी एंड आई होप नहीं होगी, क्योंकि मेरे ख्याल में अब उसकी जंगें भी फर्क हो रही हैं। लेकिन अगर होती है तो मैं आपको किसी सर्टेनिटी से नहीं कह सकता कि फलाना फलाने के साथ है, कि ये जब फोन उठाएगा चीन तो ये मेरे साथ आ जाएगा, या फोन उठाएगा अमेरिका तो ये मेरे साथ आ जाएगा। और ये ही दुनिया जो है दोनों को समझाने की कोशिश कर रही है कि यार एक अच्छी खासी दुनिया बनी हुई। जब ये कश्मीर का सारा 89 से इन्होंने शुरू किया तो उस वक्त भी लोग मौजूद थे ना, जो ये कह रहे थे कि ये कश्मीर आपके बस की बात नहीं है, इंडिया से आप नहीं लड़ सकते, अपने मुल्क की खुशहाली की बात करें। नरेंद्र मोदी जैसा बंदा जिसको इमरान खान साहब ने जाती तौर पे गालियां दी हैं और इंसल्ट किया है, रियासत के अंदर ऐसे नहीं होता। रियासत में आप पॉलिसीज को आप तनकीद कर सकते हैं, एक दूसरे लीडर्स को आप जाती तौर पे अटैक नहीं करते। अब मुशर्रफ ने भी तो वाजपेयी के साथ ऐसी बातें नहीं की थी, हालांकि कारगिल कर दिया था, बाद में जाके हाथ भी मिला लिया था। इंडिया से दोस्ती कर लें, इज्जत से हो जाएगी, बाद में इज्जत भी नहीं रहनी, कश्मीर भी नहीं मिलना, जूते भी पड़ने और हमने इंडिया के पैर पड़े होना है। हिंदुस्तान वाहिद प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है एशिया में जो तरक्की की दौड़ में भी आगे जा चुका है, तालीम की
वो जो है गुर्बत वहां भी है, बहुत वसी पैमाने पे है, लेकिन मिडिल क्लास भी है, एजुकेटेड क्लास भी है। लेकिन मोदी ने मुसलमान मुल्कों के साथ तो बड़े ताल्लुकात बनाए हैं। तो बात यह कि जो लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि जी यहाँ पे तो वो चूंकि एंटी मुसलमान है, इसलिए वो इस्लाम के फोर्ट्रेस से दोस्ती नहीं करेंगे बीजेपी वाले, तो मेरे ख्याल से फैक्चुअली ये बात तो होल्ड नहीं कर। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि अगर अभी भी चांस है, अगर इंडिया जो है या फिर प्रधानमंत्री मोदी अभी भी आपको चांस दे रहा है कि अगर आपके पास चांस है और अगर आप वहाँ पर उनके साथ सुलह कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उसके बाद आपको ये मौका भी नहीं मिलेगा। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अनगिनत चांस दिए पाकिस्तान को। पहले उनकी ऊद सेरेमनी में नवाज शरीफ को बुलाया गया, उसके बाद वो खुद अफगानिस्तान से आते वक्त पाकिस्तान चले गए। उसके बाद जो 2-3 कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले हुए उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने पेशेंस रखकर भाई इनसे बात की पाकिस्तान से, लेकिन उसके बाद लगा कि भाई इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, और उसके बाद इंडिया ने अपने रिलेशन जो है वो बिगाड़ना शुरू कर दिया पाकिस्तान के साथ। या फिर अब बिगाड़ना ही आप कह सकते हो कि भाई इनके साथ रिलेशन मेंटेन करके कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पता नहीं चलता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, आर्मी क्या कर रही है, ISI क्या कर रही है, और एक और सिचुएशन है यहाँ पर कि भाई उनके आतंकवादी ग्रुप क्या करते हैं वो भी पता नहीं चलता। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिचुएशन और ऊपर से ये देखने को मिल रहा है कि भाई अभी भी चांस है कि अगर ये कुछ हो सकता है तो आप कर सकते हैं। और उसके अलावा ये भी बात हो रही है कि पूरे एशिया के अंदर सिर्फ एक अकेला ऐसा कंट्री है इंडिया जी, जहाँ पर प्योरली डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को साथ में रखकर वो इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, और उसी डेमोक्रेसी इंडिया के लिए ग्रोथ का इंजन बन रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जब ये कश्मीर का सारा 89 से इन्होंने शुरू किया तो उस वक्त भी लोग मौजूद थे ना, जो ये कह रहे थे कि ये कश्मीर आपके बस की बात नहीं है, इंडिया से आप नहीं लड़ सकते, अपने मुल्क की खुशहाली की बात करें, 50 साल के लिए इसको फ्रीज कर दें, 50 साल के बाद देख लेंगे, इंडिया से दोस्ती कर लें, इज्जत से हो जाएगी। बाद में इज्जत भी नहीं रहनी है, कश्मीर भी नहीं मिलना, जूते भी पड़ने और हमने इंडिया के पैर पड़े होना है। जो ये बता रहे थे कि ये तुम्हारी कश्मीर पॉलिसी, बर्बाद हो जाओगे तुम लोग, नहीं कर सकते, पाकिस्तान इसकी कीमत अलहदा उठाएगा, इकोनॉमिकली हम अलहदा मरेंगे, हमारे लोग भूखे मरेंगे, महंगाइयां आएंगी, जंगी अखराजात हम नहीं उठा सकते, हमारी वो प्रोटेक्शन नहीं है, इंडिया से हम बड़े नहीं हैं, नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी जैसा बंदा जिसको इमरान खान साहब ने जाती तौर पे गालियां दी हैं और इंसल्ट किया है, रियासत के अंदर ऐसे नहीं होता। रियासत में आप पॉलिसीज को आप तनकीद कर सकते हैं, एक दूसरे लीडर्स को आप जाती तौर पे अटैक नहीं करते। आप ये कह सकते थे कि बीजेपी ऐसी है, RSS ऐसी है, और ये कहना कि नरेंद्र मोदी फाशिस्ट है, नरेंद्र मोदी ये है, वो होगा मगर आप कह नहीं सकते, बिकॉज कल को आपको फिर बात करनी पड़ेगी। अब मुशर्रफ ने भी तो वाजपेयी के साथ ऐसी बातें नहीं की थी, हालांकि कारगिल कर दिया था, बाद में जाके हाथ भी मिला लिया था और ऑलमोस्ट सोल्यूशन भी ढूंढ ली थी। नवाज शरीफ साहब ने भी यही कोशिश की, नवाज शरीफ साहब ने भी यही कोशिश की कि 99 में, जिससे मुशर्रफ साहब ने डिरेल कर दिया उनको। बिल्कुल बिल्कुल सेठी साहब, और मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ, आप चूंकि मोदी की और बीजेपी की बात करते, आई एम नो फैन, आई मीन आई थिंक मोदी की अपनी पॉलिसीज हैं, वो जाने, इंडियंस जाने जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है, लेकिन मोदी ने मुसलमान मुल्कों के साथ तो बड़े ताल्लुकात बनाए हैं। सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, हत्ता कि पैलेस्टीन अथॉरिटी ने उनको मेडल दे दिया है, बहरीन हो गया। आई मीन कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे OIC में उनको सीट दे दी गई है, एक वो ऑनररी परमानेंट मेंबर तो नहीं, एज एन ऑब्जर्वर। तो बात यह कि जो लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि जी यहाँ पे तो वो चूंकि एंटी मुसलमान है, इसलिए वो इस्लाम के फोर्ट्रेस से दोस्ती नहीं करेंगे बीजेपी वाले, तो मेरे ख्याल से फैक्चुअली ये बात तो होल्ड नहीं करती। छोड़े इस फजूल बात को, इज्जत के साथ एक सुलह सफाई कर लें, कश्मीरियों को बेचना बंद करें, उनकी लाशों को। इतना जबरदस्त पाकिस्तान के पास मौका था, इज्जत के साथ हम उनके साथ ट्रेड बहाल करते और उसके कश्मीर पे कहीं काबिल इज्जत हमें उसका हल मिल चुका होता। यानी ये इंडियन कश्मीर और ये पाकिस्तानी कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट करके जॉइंट को मैकेनिज्म तय हो जाता, और यानी वहां के लोग पैसे कमा रहे होते। 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, 20 साल में इंडिया पाकिस्तान ट्रेड कितनी बढ़ चुकी होती। अब तो जियो इकोनॉमिक का दौर है ना जी, तो हम इंडिया के साथ हम करतारपुर भी खोलेंगे, हम कश्मीर का नाम भी नहीं लेंगे, आप कश्मीर भी ले जाएं, बस हमें आप तिजारत करने दें अपने साथ, आए जरा दोस्ती कर लें। इन्हीं शराइत पे बातें हो रही हैं ना, आए जरा दोस्ती कर लें, हम सब कुछ भूल जाते हैं, खुदा के वास्ते हमसे दोस्ती कर लो, हमसे तिजारत कर लो। ये है जब बंदरों के हाथ में और कम अकलों के हाथ में और जाहिलों के हाथ में
बंदूक जब आती है तो फिर ये नतायज निकलते हैं। हिंदुस्तान वाहिद प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है एशिया में जो तरक्की की दौड़ में भी आगे जा चुका है। तालीम की वो जो है गुर्बत वहां भी है, बहुत वसी पैमाने पे है, लेकिन मिडिल क्लास भी है, एजुकेटेड क्लास भी है। हमने क्यों कर दिया है? तो हमारा सवाल यही है ना, या सबके तो यहाँ पर जमहूरियत डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही? यहाँ डिलीवर डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे नहीं है, वही मैं आपसे कह रहा हूं। यहाँ पे है कि हम खुद जो हैं अपने आप को डिलीवर क्यों नहीं कर सके। अब ये जो बहस है ऐसी है, अगर आप बुनियाद पाकिस्तान में जाएं, खुल के यहाँ पे हम बात नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे कुछ बात है कि जो हमें एक लीडरशिप मिलनी चाहिए, एक लीडरशिप क्लास जो मिलनी चाहिए, जो गवर्निंग क्लास मिलनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं पैदा हो सकी। क्यों नहीं पैदा हो सकी? इसका कोई आसान सवाल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। एक पाकिस्तान जो है अनबैलेंस्ड रिपब्लिक है, यूपी से, भोपाल से, हैदराबाद, दक्कन से, वो तालीम वगैरह के लिहाज से हम लोगों से वो आगे थे, ठीक, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थे, मेंटली ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थे। वो जो है उनका झमेला और था पार्टीशन का, वो हमें हिंदुस्तान दुश्मनी दे गए, फॉरेन पॉलिसी पे छाप वो डाल गए, और बहुत सारी चीजें जो हैं उनकी थिंकिंग हमसे वो हम पे यहाँ पे कर गए। इन सारी चीजों से पाकिस्तान जो है निकल नहीं सका। ठीक। फिर एक रोल मजहब। मुझे नहीं लगता कि अभी तक भारत ने, इंडिया ने पूरी तरह से फैसला कर दिया। बड़ा मुल्क है, बिलियन से ज्यादा लोग हैं, उन्होंने भी अर्थशास्त्र पढ़ी है, वो सोच समझ के काम करते हैं। उन्होंने पिछली कोल्ड वॉर खेली है पूरी की पूरी सोवियत यूनियन के साथ होते हुए और अमेरिका से दोस्ती रखते हुए। चीन और इंडिया का मामला मुख्तलिफ है। अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं है उनकी इतनी बड़ी, तो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। 1.83 बिलियन डॉलर की तजारत थी इंडिया और चीन की आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले। अब हो गई 100 बिलियन डॉलर की। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मामला हो जाए कि ऐसा ना हो कि हम ना घर के ना घाट। पाकिस्तान अपनी हालत बेहतर करने के लिए सरहदी मामलात को हटाकर बाला होकर इन मामलात से अपनी मैशत के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। वो तो टेररिज्म रुके तो तब है ना। आप बनाते क्या, आप बेचेंगे क्या उनको? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि बहुत बड़ा कंट्री है इंडिया, कभी भी हड़बड़ी में कोई डिसीजंस नहीं लेता। जैसे पिछले दिनों भी हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन की वॉर, इस समय भी जो हमने जो अभी देख रहे हैं कि गाजा और या फिर आप कह सकते हो कि हमास और इजराइल की वॉर, उसमें कभी इंडिया ने किसी भी टाइप का कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया जिससे ये लगे कि इंडिया किसी के पाले में पड़ा है या फिर किसी के ग्रुप में है। इंडिया ने अपनी जो पोजीशन है वो न्यूट्रल ही रखी है और इसी न्यूट्रल पोजीशन के साथ हम जो है वो हर चीज़ को डील करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है कि अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे यहाँ पर बात हो रही है ना कि उन्होंने भी अर्थशास्त्र पढ़ी, मतलब इकोनॉमिक्स। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इंडिया हमेशा अपनी आंखें खोल के रखता है कि भाई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कहीं पर भी मिलती हो, वो तो इंडिया को इतना परसुकेट किया गया। अदरवाइज मान लीजिए कि ये जो मुगल और ब्रिटिश era नहीं आता इंडिया के अंदर, तो आज जो, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर के जो बिजनेसमैन है ना, उसमें इंडियंस छाए पड़े होते हैं। ये सारे अमेरिकन सिटीजन, यूके, फ्रांस, ये सारी जगह पर काम करने वाले वहाँ के लोग होते, लेकिन बिजनेस जो करते हैं ना, ऑनर जो होते, वो इंडियंस ही होते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। का और चीन ने इस रीजन में, इस जंग में अपने लिए अपने चौधरियों का सिलेक्शन कर दिया है कि इंडिया उसने अपना चौधरी बना दिया है। सच्ची बात मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि अभी तक भारत ने, इंडिया ने पूरी तरह से फैसला कर दिया। भारत भी जो है वो अकबटक्का करता है रूस के साथ। और ये एक बड़ा मुल्क है, बिलियन से ज्यादा लोग हैं, उन्होंने भी अर्थशास्त्र पढ़ी है, वो सोच समझ के काम करते हैं। उन्होंने पिछली कोल्ड वॉर खेली है पूरी की पूरी सोवियत यूनियन के साथ होते हुए और अमेरिका से दोस्ती रखते हुए। ऐसा नहीं है कि एक टीम जो है वो, इंडिया को अपनी हालत बेहतर करने के लिए सरहदी मामलात को हटाकर बाला होकर इन मामलात से अपनी मैशत के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। वो तो टेररिज्म रुके तो तब है ना। देखिए, चीन और इंडिया का मामला मुख्तलिफ है। अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं है उनकी इतनी बड़ी, तो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे।
$1.83 बिलियन की तजारत थी इंडिया और चीन की आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले। अब होगी $100 बिलियन की। अमेरिका यकीनन चाहता है कि भारत जो है वो पूरी तरह उनकी साइड पे आ जाए, क्योंकि उनकी लॉजिक बड़ी सीधी है। उनकी लॉजिक ये नहीं है कि उनकी भारत की लॉजिक में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। भारत की लॉजिक ये है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, राइट? कि चाइना और भारत की वैसे ही एक राइवलरी है, तो ये हमारी साइड पे। दूसरी उनकी लॉजिक ये है कि हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायस्पोरा जो अमेरिका की है वो भारत। तीसरी उनकी लॉजिक ये है कि बिलियन बंदे की वो एक मार्केट है। तो इट इज टोटली लॉजिकल कि अमेरिका जो है वो भारत की तरफ एक टिल्ट होगा, लेकिन इट इज नॉट टोटली लॉजिकल कि भारत कहेगा अच्छा यार अब मैं चीन से भी पूरी कुट्टी करूंगा और तुम्हारे लिए रूस से भी कुट्टी करूंगा और तुम्हारी साइड पे आ जाऊंगा। लेकिन इस तजब्जुब की वजह से एक सोच पाकिस्तान के अंदर ये भी है कि देखें अमेरिका ने तो हमारे साथ कुट्टी कर ली या कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसका इंतज़ार करें, उसका कहा माने, ट्रम्प के साथ अपनी मुलाकातों का जश्न मनाएं, तो उसकी वजह से चीन और रूस भी उस सूरत के साथ हमारे करीब नहीं आ सकते। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ना इधर के रहें ना उधर के रहें, मामला हो जाए। उस दिन मैं किसी और शो में था तो किसी तरह इसी किस्म की एक बात एक और गेस्ट ने की कि ऐसा ना हो कि हम ना घर के ना घाट। दूसरी बात यह कि आप बनाते क्या हैं, आप चीन को क्या देंगे? चीन ने तो आप पे बहुत सी पाबंदियां खत्म कर रखी हैं, बहुत नरमी की है, बांग्लादेश के साथ भी की है। आप बेचेंगे क्या उनको? आप चीन के लिए, चीन के 1.5 अरब आदमी लिबास पहनते हैं, वहां जाएं। मतलब मैंने एक इस्लामाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे बताया, वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रीज, कि एक सिख आया, उसने कहा जितना कपड़ा आप बना सकते हैं बना लें, जितना भेज सकते हैं भेज दें। इंडिया तो इजाजत नहीं देता, रुकावट होंगे उतना आप पे प्रेशर होगा। अगर आप ताकतवर होते तो दोनों आपको जो है गाजरे दिखा रहे होते, क्योंकि हम ताकतवर नहीं है। दोनों चीन और अमेरिका आपको सोटियां दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक तरफ अफगानिस्तान हमारी लाइबिलिटी हो गई है, उसमें अगर अमेरिका ताउन नहीं करता, हमारी अपनी इक्तिसादी हालत यहाँ तक आ गई है, IMF ये सारी चीज़ें अमेरिका के कंट्रोल में हैं। तो अगर वो भी हमें स्क्वीज़ कर लेता है और इस दौरान हमने चीन के साथ मुकम्मल अपनी दोस्ती को भी पक्की ना कर दिया हो कि उधर से कोई रिलीफ मिले, तो पाकिस्तान खराब नहीं हो जाएगा? खराब तो होगा जी, ये तो हमारी कमजोरी का इसलिए नहीं होगा कि चीन या अमेरिका करेगा, खराब इसलिए होगा कि हमारी अपनी जो इक्तिसादी कमजोरी है। देखें मुल्क जो होते हैं उनकी ताकत इसलिए नहीं होती कि दोस्त कौन है, वो इसलिए होती है कि उनके अंदर क्या है। लेकिन आपने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त है, या FATF देख लें या आप IMF देख लें, चलें अफगानिस्तान को छोड़ते हैं वो ज़्यादा सियासी है, या आपने इक्तिसादी पे रहना है तो चीन की तरफ से CPEC देख लें। इस वक्त जो है क्योंकि हम कमज़ोर हैं और क्योंकि हमारी हिस्ट्री ये है कि हम जो है एलाई हो जाते हैं बड़ी जल्दी, तो दोनों आप पे प्रेशर टैक्टिक ज़्यादा डाल रहे हैं। आपको तोहफे लेके कोई भी नहीं आ रहा। नहीं, तोहफे तो नहीं दे रहे, लेकिन एक तरफ देख के हम मिन्नत अल्लाह कर रहे हैं, अमरीकी एंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं है। औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा। काशी का टेम्पल बनारस में, एंड द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कंटिन्यूस लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड, वो सामने लिखा हुआ है काशी का टेम्पल है, ये बनारस है, ये मक्का है हिंदुओं का। पावर तो इंडिया के पास था भाई, सारी न्यूमरोलॉजी, सारे नंबर सिस्टम, कुरान के हर पेज पे जो नंबर है, इट इज एन इंडियन नंबर। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर काशी विश्वनाथ की बात हो रही है कि काशी विश्वनाथ के अंदर जो मतलब कि हम सबको पता है ये जो राम मंदिर बन रहा है, वहाँ पर भी बाबरी मस्जिद इसीलिए बनाई क्योंकि हिंदुओं को पिंच किया जाए बार बार कि देखिए आपकी सबसे रिलीजियस बड़ी प्लेस जो वन ऑफ दी होली प्लेस है हिंदुओं के लिए, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप काशी देखो, काशी विश्वनाथ, तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा ज्ञानवापी और ये सब कुछ, ठीक है। और भी है 2-3 है जो बड़ी है, वैसे तो हज़ारों में जाएंगे। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि
खुल के दिख रहा है, फिर भी इंडियंस जो है, फिर भी नॉट सिर्फ इंडियंस, यहाँ पर हिंदुओं की बात हो रही है कि भाई हिंदू जो है वो यहाँ पर कोर्ट में केस ले जाने की बात कर रहे हैं, और बात ये कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से मामला जो डिसाइड होगा, जो भी डिसीजन आएगा उसको लेकर हम यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहते कि सारी जगह को तोड़ दिया जाए, और ठीक है कि हम उस हिसाब से सारी जगह जो है वो अपने कब्जे में ले लें। कितने साल वेट की है राम मंदिर के लिए भी, और मान लीजिए कि अगर मोदी सरकार नहीं भी होती, यहाँ पर कांग्रेस होती, तो मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन हिंदुओं के फेवर में आता। वो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर मैनिपुलेशन करती कांग्रेस। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल से स्टार्ट लेते हैं, और आप हमें जरा बताइए कि ये क्या है और क्या हिस्ट्री है इसकी, और दोबारा से ये क्या किया जा रहा है। मैंने देखा था संडे को आई थिंक मोदी जी गए थे वहां पे और कुछ ओपनिंग वगैरह कर रहे थे। काशी का टेम्पल बनारस में, एंड द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कंटिन्यूस लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये बनारस है, ये मक्का है हिंदुओं का। इसने कहा था बाबरी मस्जिद को बनाने को। भाई ना तू पैदा हुआ, ना तू मरा वहां, तुमने जो लिखा हिंदुओं और इंडियंस के खिलाफ लिखा कि बदसूरत लोग होते हैं, काले होते हैं, बंदरों की तरह होते हैं, ये लिख रहा बाबर, और वो मस्जिद बना गया वहां और चले गए, और 500 साल तक लड़ता रहा। अरे भाई बाबर ने बनाई, कोई मजाक की बात नहीं, बाबर के लिए तो मर जाएंगे हम। अबे जा मर जा, खुदा के वास्ते जान छोड़। कितने लोगों को मार के एंड में बात वही आई, खड़े हो गए, उन्होंने पूरी मस्जिद गिरा दी। पाकिस्तान ने भी भेजे फिर ISI के लोग वहां टेरर फैलाने के लिए। देयर वाज एन अटैक डन ऑन दैट प्लेस। दोनों को अलाउंस था कि आप बना लें साथ में साथ। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉम्प्रोमाइज, साथ बना लो, जान छोड़ो, चिक चिक मत करो ना। मंदिर तो नहीं बनने देंगे। उनका जवाब था मंदिर यहीं बनेगा। मैंने 2-3 साल तक मैं ग्रीटिंग करता था, मंदिर वहीं बनेगा। कोई तो सच बोलना सीख रहे। तो शायद कानून तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बनाया कि जिसके हाथ में पावर है वही सारा कुछ कर रहा होता है। अगर US के हाथ में पावर है तो वो दुनिया में जहां मर्जी हमला कर देता है, जहां मर्जी कुछ भी कर लेता है। तो शायद इसी तरीके से बाबर था या जितने भी लोग गुजरे हैं मुगल्स के, तो उन्होंने भी यही किया कि उस वक्त उनके हाथ में पावर थी तो उन्होंने ये किया। अब पावर बैक टू द मतलब हिंदू कम्युनिटी या जो बीजेपी है या जो भी है, तो अब उन्होंने वही मतलब उसको रिवर्स कर रहे हैं। पावर तो इंडिया के पास था भाई। सारी न्यूमरोलॉजी, सारे नंबर सिस्टम, कुरान के हर पेज पे जो नंबर है, इट इज एन इंडियन नंबर। लेकिन को कुरान पढ़े तो उससे समझ में आए ना। तो अच्छा, कुरान को गलत ऑर्डर में दिया एक, तो फिर उसके 30 पारे बनाए और फिर 30वां पारा पहले पढ़ा दिया, ये सबसे और झूम झूम के पढ़ रहा है। भाई तू पढ़ क्या रहा है? अगर इकरा पहला लफ्ज है कुरान का, तो वो कुरान के अंदर पहला लफ्ज क्यों नहीं है? दिन काशी से मुसलमानों का कंट्रोल हटेगा, जिसे साउथ अफ्रीका में कहते हैं ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन। जुल्म करने वाला, माइनॉरिटी रूल रखने वाला पहला एडमिट करता है, ट्रूथ इस्टेब्लिश करता है, फिर विक्टिम पार्टी रेकन्साइल करती है। ये मंदिर तोड़ने के बाद हिंदू को गाली दे रहे हैं। वो हिंदुइज्म का जो बेसिक फलसफा है, नॉट टू क्रिएट ट्रबल, उससे पूरा एडवांटेज उठाया हमारे गांधी साहब के जी के जो गुंडा साहब के। अरे डरपोक सब्जी खाता है ना। एक अजीब मेंटालिटी है कि ये सब्जी दाल खाता है, ये तो कमजोर होगा, इसीलिए पूरा अमेरिका सब्जी दाल खाने के चक्कर में पड़ा हुआ इस वक्त, टू सेव द वर्ल्ड। ये खा रहे हैं। आप पूरी दुनिया में कोई नहीं खाता भैंस का गोश्त, मुसलमान, ना अफगानिस्तान में, ना बांग्लादेश में, ना इंडोनेशिया में, हर जगह प्रॉफिट मोहम्मद सेड दिस एनिमल इज देयर फॉर यू to get milk. Do not eat the cow. It is poison for you. आपने क्या कहा? अरे भैया, भाई हिंदू को भी चढ़ाना है, हिंदू का भी मुकाला करना, मैं काटे। अरे भाई तो बकरे खा ले जितना खाना है, तेरे पास पैसे इतना कहाँ है जो तू बकरे खाएगा? लोएस्ट इनकम ब्रैकेट में आ रहे,
लाखों रुपए का फर्क। अब मैं आपको एक दो दवाइयों के नाम बता देती हूँ जो मैं आज कुछ जगह रिसर्च कर रही थी तो मैं पढ़ रही थी। गायनी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक इंजेक्शन है ऑक्रेवर्सिस की कीमत 7,50,000 रुपए है और यही इंजेक्शन भारत में सिर्फ 4,000 रुपए का, क्या नहीं सिर्फ 4,000 रुपए का। क्या वहां महंगाई नहीं है? डॉलर मैं आपको भारत का एक और नाम भी है, इसे कहते हैं वर्ल्ड फार्मेसी। ये दुनिया की फार्मेसी है। जेनेरिक ड्रग्स दुनिया में सबसे ज्यादा भारत बनाता है, कुछ 60-70 बिलियन डॉलर ये कमाते हैं। दुनिया की 5th बड़ी इकोनॉमी है भारत। दुनिया के इस that India will be the pharmacy of the world. It might be surprising for some countries, especially the Western world. Maybe they don't see India as so developed or educated, so it might be surprising. But I believe it. Alright. Sir, ये बताएं कि India is going to be the pharmacy of the world. इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर ऑब्वियसली हम सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया को जो है वो दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। और जब एक समय पर जो आज से जो कभी भी कोई किसी भी चीज़ की महामारी आती है ना, तो कोई भी कंट्री इंडिया की तरफ ही देखता है। इंडिया की तरफ से इसीलिए देखता है क्योंकि उनको जो भी मेडिसिन चाहिए वो दूसरी जगह पर मिले या ना मिले बड़े लेवल की मात्रा में, तो इंडिया से डेफिनेटली मिल जाएगी। सिचुएशन ये है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि इंडिया के पास मेडिसिन भी नहीं तो वो फार्मूला मिल जाएगा इंडिया को, तो वो टन्स ऑफ मतलब कि अब लाखों में करोड़ों में वो टैबलेट्स या फिर जो भी होगा वो बना सकता है। कहने का मतलब ये है, और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है ना, उसका बेनिफिट ये है कि जो इंजेक्शन यहाँ पर एक डिस्कशन हो रहा है, एक इंजेक्शन है जो कि पाकिस्तान के अंदर लाखों में मिलता है, ठीक है, उसकी प्राइसिंग लाखों में है, वो इंडिया के अंदर 7 से 8 लाख है, वो इंडिया के अंदर 4,000 रुपये में मिलता है। और ये चीज़ बहुत शॉक देने वाली है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जो इंडिया है बेसिकली वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसकी बड़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से। क्या कहेंगे इस पर? इंडिया बन गया है तो इंडिया मिलिट्री के लिहाज से भी आगे आ गया है, फार्मास्यूटिकल के लिहाज से भी आगे आएगा। तो पाकिस्तानियों को ये चाहिए या तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। रीजंस क्या है? क्योंकि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप टेक्नोलॉजी उठा लें, आप कोई भी फील्ड उठा लें, इंडिया उसमें बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आपको क्या लगता है रीजंस क्या हो सकते हैं? अच्छा, मुझे जो लगता है वो ये है कि चाइना के बाद जो इंडिया है उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, वो रैपिडली जो है वो ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानियों की वही बात जो मैंने पिछले सवाल में की कि पाकिस्तानियों को यही होता है कि हमने इतना काम कर लिया, 10,000 का काम कर लिया एक हफ्ते के लिए, हमने अगला पूरा हफ्ता फ्री लेना है क्योंकि हमारा 10,000 में गुजारा हो जाएगा। यही हमारी गवर्नमेंट का काम है। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भाई एक हफ्ता या 15 दिन या 20 दिन हमने अच्छा काम कर लिया है तो हम आगे काम अच्छा नहीं करेंगे। साहब, मैं आपको भारत का एक और नाम भी है, इसे कहते हैं वर्ल्ड फार्मेसी। ये दुनिया की फार्मेसी है। जेनेरिक ड्रग्स दुनिया में सबसे ज्यादा भारत बनाता है, कुछ 60-70 बिलियन डॉलर ये कमाते हैं। दुनिया की 5th बड़ी इकोनॉमी है भारत। दुनिया के इससे सिर्फ 4 5th ये थोड़ी सी इंग्लैंड के साथ साथ चलता है। 4 चले मान लें, आपकी 6 भी मान लेते हैं, 5 या 4 मुल्क भारत से ज्यादा अमीर है। भट्टी साहब ये कहते हैं भुट्टो साहब ने बर्बाद दिया, ये कर दिया, आपने बनियाने अंडे और मुर्गियां बनाने के अलावा इन्होंने इस मुल्क को इतना लूटा कि गिद्दे खत्म हो गई हैं। पाकिस्तान में आपको गिद्द नहीं नजर आएगी, चंद गंदे इस लोगों ने, मैं हर एक को नहीं। ये बताएं, जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से, इस पे क्या कहेंगे आप? मुबारक हो इंडिया को, जिस तरह से वो आईटी में और दीगर चीज़ों में आगे जा रहा है, तो ये तो होना ही था। वो हमसे बहुत आगे है, मुकाबला नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो वाकई किसी रिसर्च के मुताबिक वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में सबसे आगे चला गया तो ऐसा होगा, और मुझे ये उम्मीद भी उनसे है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी उम्मीद रखने की क्या वजह है? आपको क्या लगता है ऐसी क्या खास बात है इंडिया के अंदर, क्योंकि वो हर चीज़ में बड़ा ग्रो करी जा रहा है? सिर्फ क्योंकि उसका बैकग्राउंड मैं जानती हूँ ना, इंडिया किस किस चीज़ों में क्या क्या काम कर रहा है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, मुझे तब ना मेडिकल से रिलेटेड कोई आर्टिकल था, तो मुझे कंपैरिजन करना पड़ा था वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का किसी और कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तब मुझे आइडिया हुआ कि दुनिया की बेस्ट 3 जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में, एशिया की नहीं सॉरी दुनिया की सबसे बड़ी जो लैब है ना वो इंडिया में। और ये मुझे अभी रिसेंटली कोविड की वैक्सीन जब बनी तब पता चला है कि दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री इंडिया में। तो आपने अभी खुद ही वैक्सीन की बात कर दी, मेरा अगला सवाल भी यही था। वैक्सीनेशन जो है या वैक्सीन जो कोविड की है वो भी इंडिया ने बनाई है, तो हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग क्या हमेशा दूसरी कंट्रीज़ पे ही डिपेंड करते रहेंगे? आपको क्या लगता है यहाँ पे मसाइल क्या है इस हवाले से? नहीं, हम इतने मासूम हैं
ओके, हमसे कोई पूछेगा हम कहेंगे हम चाइना से ले लेंगे। ऐसे कोई चाइना हमारा बहन भाई बना हुआ है, हमारी पीठ में खंजर घोंप रहा है और वो हमें हर चीज़ इस तरह से और इस आसानी से हमारे डोर तक प्रोवाइड करता है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम कोई सुई बनाने का कारखाना। लाखों रुपए का फर्क। अब मैं आपको एक दो दवाइयों के नाम बता देती हूँ जो मैं आज कुछ जगह रिसर्च कर रही थी तो मैं पढ़ रही थी। गायनी के लिए इस्तेमाल होने वाला एक इंजेक्शन है ऑक्रेवर्सिस की कीमत 7,50,000 रुपए है और यही इंजेक्शन भारत में सिर्फ 4,000 रुपए का, क्या नहीं सिर्फ 4,000 रुपए का। क्या वहाँ महंगाई नहीं है? डॉलर उनके लिए महंगा नहीं है? मैं आपसे गुजारिश करूँ मैं गुजारिश करूँ जी गुजारिश ये है कि आपने टेस्ट ही नहीं किया। अभी भारत $20 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका ड्रैप, हमारा ड्रैप 200 मिलियन तक नहीं पहुंचा। उसकी रीजन यही है कि ना आपने इदारे पे यानी हेल्थ पे कभी कंसंट्रेट किया, ना कभी आपने काम किया। अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है मेडिसिन का, फार्मास्यूटिकल्स का। इस सवाल से क्या रिएक्शन है आपका? मैं बहुत खुश हूँ। मैं किसी भी मतलब मुल्क को, कोई इंसान हो, जब कोई तरक्की करता है तो मैं बिल्कुल भी उससे हसद नहीं करती कि यार ठीक है हमारी लड़ाई अपनी जगह, बट अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए, बिकॉज जेलसी वहीं पे होती है जहाँ पे मुकाबला होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है वो हमसे आगे निकलेंगे, हम उसी मुकाबले में, उसी जेलस में हम आगे निकलेंगे, तो मुझे इस चीज़ पे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, जो तरक्की कर रहा है मैं उनको यही कहूँगी बेस्ट ऑफ लक। तो आपको वैसे रीज़न क्या लगता है, क्योंकि इंडिया जो है वो हर फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अभी कहा यह जा रहा है कि इस साल जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है $41 बिलियन से ज़्यादा की ग्रोथ होने वाली है उसमें। तो आपको क्या लगता है रीजंस क्या हो सकते हैं? बेसिकली जो नरेंद्र जी हैं, हमारे मोदी जी, जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की, वो खुद बहुत एक्टिव हैं, वो खुद सारों के बहुत साथ हैं। दैट्स वाई वो, मुझे लगता है वो नौजवानों को बहुत ज़्यादा मौका दे रहे हैं और उन चीज़ों की वजह से उन्होंने बहुत से जॉब्स वगैरह इस तरह की चीज़ों को दूर किया है। तो जब उन्होंने ये चीज़ें की हैं ना, तो फिर वो इस वजह से आई थिंक ये चीज़ों को लेकर नरेंद्र जी की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से ये इंडिया ग्रो कर रहा है। ये आप याद रखें कि अब इन्होंने ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लिया है कि ना हम इंडिया के मुकाबले में आ सकते हैं। अब तो इंडिया तो बहुत आगे एक माशी जिन बन गया है कम से कम एशिया के अंदर, लेकिन हम इवन के बांग्लादेश का मुकाबला भी नहीं कर सकते। इंडिया से अगर आप इंडस्ट्रियल टूल्स मंगवा सकते हैं तो वहां से टमाटर क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते? बाकी चीजें चल रही है ना जी। और लगता यूं है कि आने वाले साल के अंदर चूंकि यही सफर किसी किस्म का जारी रहेगा, कुछ तब्दीली नहीं आएगी, माशी तौर पर और मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी, लोग और चीख पड़ेंगे। इंडिया की तरक्की जो है वो कितने पेस से हो रही है और आइंदा 8-10 सालों में इंडिया कहां से कहां पहुंचने वाला है। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी जो है वो सिर्फ ना ही सिर्फ क्रिकेट में है, हर जगह पर है। हालांकि कई सारे फील्ड है जहां पर वो गिव अप कर चुके थे पहले, लेकिन कई सारे फील्ड में उन्होंने पकड़ के रखा था कि नहीं, इंडिया को हम पीछे पीछे ही चलेंगे। जैसे इंडिया यहाँ पर किसी चीज़ की यहाँ पर बैटर होता है वहाँ पर, तो हम भी उस चीज़ में पीछे पीछे उस सिचुएशन को कवर करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद इंडिया और पाकिस्तान में फासला, गैप इतना बढ़ चुका है, अंतर इतना बढ़ चुका है कि अब पाकिस्तानी चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। अब ये बात तो छोड़िए कि इंडिया के साथ कंपटीशन क्या करेंगे, अब तो पाकिस्तानियों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई बांग्लादेश से कंपटीशन क्या करे। और पिछले दिनों इमरान खान की जो सरकार थी ना पहले, उसमें एक NSA था, ठीक है, वो तेरे नाम वाला, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो उसने एक समय पे सालों पहले वीडियो में कहा था कि आज से 10-15 साल बाद इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा कि वो आपको नेपाल भूटान काउंट करेगा। और आज वही समय आ चुका है कि भाई इंडिया अगर डायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है तो कहता है कि भाई कौन है आप, नेपाल भूटान की तरह आप लाइन में लगिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। कहीं है नहीं, ये गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दी है। तो ये बाकी दुनिया में भी ऐसी हो रही है सर। हमें पेट्रोल की जरूरत है, हमें उनके टमाटर चाहिए, हम नहीं क्राइसिस इसमें बर्दाश्त कर सकते, तो आप लेके हैं वहां से। उसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ना अमेरिका का, ना इसराइल का, ना सऊदीया का, किसी का भी नहीं। इंडिया से अगर आप इंडस्ट्रियल टूल्स मंगवा सकते हैं तो वहां से टमाटर क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते? बाकी चीजें चल रही है ना जी। टमाटर तो ठीक है, टमाटर तो ठीक है, प्याज और टमाटर तो आता ही इंडिया से था। दूसरा वाया दुबई तो मंगवा रहे हैं आप, तो उसे डायरेक्ट मंगवा लें भाई। बाकी कुछ चीजें आ रही हैं जो आपको जरूरत है वो आ रही हैं, जो आवाम को जरूरत है उस पर पाबंदी है। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल नारे बड़े खौफनाक है, इंडिया के साथ आप ट्रेड करेंगे तो फिर तो सर अभी आप ऐसा करें ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहें कि वो आइटम्स आपके साथ शेयर करें जो इंडिया से अब भी आ रहे हैं, आप फिर आ रहे देंगे। यानी आपके लिए जो चीज आपको चाहिए वो थ्रू वाया आ रही है सर, मसला नहीं डायरेक्ट भी आ रही है। मसला शुगर मिल्स के सारे इक्विपमेंट्स जो हैं इंडिया से आ रहे हैं,
शुक्र मिल। लेकिन सर यहाँ की फिर यहाँ का किसान जहांगीर तरीन साहब की आप पूछ रहे हैं ना, जहांगीर तरीन साहब की जो मिल है उसमें जो इंजीनियर्स हैं उसको ठीक करने के लिए वो भी इंडिया से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। उनके जो आलात हैं वो रिपेयरिंग इंडिया में जाती, इंडिया से जाके पंजाब से रिपेयर होके आ रहे हैं। डेड एंड आ गया है आपकी मईशत। ये आप याद रखें कि अब इन्होंने ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लिया है कि ना हम इंडिया के मुकाबले में आ सकते हैं। अब तो इंडिया तो बहुत आगे एक माशी जिन बन गया है कम से कम एशिया के अंदर, लेकिन हम इवन के बांग्लादेश का मुकाबला भी नहीं कर सकते। अब आके जब उन्होंने कंपेयर करके देखा तो इंडिया तो बहुत दूर की बात है, बांग्लादेश उनके इतना आगे निकल गया कि अब जाहिर है किसी भी तरीके से आप अपने आप को बांग्लादेश से भी कम से कम इकोनॉमी के हवाले से कंपेयर नहीं कर सकते। और उसके ऊपर अलमिया ये है कि आपने अपनी खारजा पॉलिसी स्पेसिफिकली जो इंडिया के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से और ईरान के हवाले से जिन खतूत पे उस्तवार की है और आप उस पे वाजिद हैं उसको कंटिन्यू रखने के, उसके आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। यानी ये बात तय है कि जब तक आप अपने ये सींग जो आपने फंसाए हुए हैं इंडिया के साथ, इनको आप आज़ाद नहीं करते और एक पॉजिटिव माहौल जो है वो खित्ते में क्रिएट नहीं करते, उस वक्त तक आप इकोनॉमी के हवाले से किसी भी तरीके से या स्टेबिलिटी के हवाले से एक इंच आगे मूव नहीं कर सकते। ये एक इतना बड़ा हार्ड फैक्ट है कि जिसको आप किसी तरीके से भी जिसकी नफी नहीं कर सकते, चूंकि आपने सारे रास्ते आजमा के देख लिए और ये उनको पता चल गया। इसलिए अब वो अंडरमाइन कर रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश की शानदार और काबिल रश्क और रिमार्केबल तरक्की को भी, कि नहीं जी ये कुछ भी नहीं होता, असल चीज़ तो रियासत मदीना होती है। अब ये है कि इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये अवाम को बहुत बड़ा एक मगालते में डालने और उनके साथ फ्रेब करने वाली बात। इंडिया की तरक्की जो है वो कितने पेस से हो रही है और आइंदा 8-10 सालों में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचने वाला है। जितने आपने कर्जे लिए थे अब सिर्फ उनको वापसी का टाइम है। 30 अरब डॉलर आपने इस साल पे करना है बैक। 15 अरब डॉलर उसमें से ख्याल है कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, खसारा जो है तिजारती खसारा, और 15 बिलियन डॉलर होगा जो कि आपने पे आउट करना है जो। और लगता यूं है कि आने वाले साल के अंदर चूंकि यही सफर किसी किस्म का जारी रहेगा, कुछ तब्दीली नहीं आएगी, माशी तौर पर और मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी, लोग और चीख पड़ेंगे, तो उसकी वजह से जो पॉलिटिकल कैपिटल है जो ऑलरेडी जा चुका है उसके अंदर और नुकसान का इत्तेमाल है। मैंने किया क्या मैनेजमेंट, अगेन मैनेजमेंट, उन्होंने ऐसा किया कि सैलरीज बढ़ा दी लोगों की और कंपनीज को उन्होंने बिला सूद कर्जे दे दिया। मतलब आपने फर्ज करें आपकी कंपनी जो है उसका मालियत जो है $20 मिलियन है, तो $20 मिलियन उन्होंने एडिशनल आपको दे दी और साथ कहा कि 30 सालों में आपने बगैर सूद के ये थोड़ा थोड़ा करके रकम जमा करवाने, उससे आप सस्टेन कर गए। तो जब आपकी इनकम बढ़ गई तो जैसे महंगाई जितनी भी बढ़ जाए कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे मसला ये ना कि बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी और उसके साथ साथ इनकम भी कम हुई बंदों के। यानी आप ये देखें कि सिर्फ कोविड के दरमियान 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से उनका इजाफा हो गया। तो ये वो लोग हैं जिनकी इनकम में कमी आई, बेरोजगार हुए और उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ गई, तो यहाँ पे क्राइसिस पैदा हो गया। पिछले सुनने में आ रहा है कि पिछले जो 1 साल में 12 महीनों के अंदर इंडिया में 40 स्टार्टअप्स आए हैं और जिनकी जो नेट वर्थ है वो आई थिंक अराउंड 39-40 बिलियन डॉलर के 38.4 बिलियन डॉलर के करीब है। और जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं यूनिकॉर्न्स जो हैं वो किस तरह जो वो है वो इंडिया के अंदर आ रही हैं। और अमेरिका और चाइना के बाद, ठीक है जी, अमेरिका और चाइना के बाद एक वहां पे माहौल जो बन रहा है कि सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स हैं वो इंडिया के अंदर है। आपको पता है कि भारत की 2021 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट $148 बिलियन की है और हम IMF के पास सिर्फ $1 बिलियन के लिए अवाम की खाल उधेड़ लें। तब आप देखिए पिछले 10-15-20 साल में $150 अरब तक ले गया है भारत अपनी एक्सपोर्ट्स को, IT एक्सपोर्ट्स को। अगर मुल्क की तरक्की करनी है, नौजवान हमारे पास हैं, 60% आबादी हमारी 30 साल से कम उम्र है और यही चीजें हमें चाहिए। और नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया जो है वो हब बन रहा है दुनिया भर के स्टार्टअप्स का और थाउजेंड्स ऑफ मतलब 75 से
80,000 स्टार्टअप जो है वो फिलहाल चल रहा है। और यहाँ पर जो कमर चीमा बोल रहे हैं कि 40 से 45 स्टार्टअप वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न मतलब कि जिसकी रेवेन्यू या आप कह सकते हो कि जिसकी नेटवर्थ है वो $1 बिलियन, मतलब कि अगर आप $1 के सामने 80 रुपये काउंट करते हैं तो 8,000 करोड़ के ऊपर अगर उसकी वैल्यूएशन पहुँच जाती है तो उसको एक यूनिकॉर्न कहा जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि इससे पहले इसमें अमेरिका और चाइना की मोनोपोली थी और अब सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया ऑलमोस्ट बीट करने को आया है चाइना और अमेरिका दोनों को। अब इंडिया को 2014 के बाद एक ऐसा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ है, उसमें कई सारे लोग थे। अगर मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट ना होती, मतलब मोदी गवर्नमेंट ना होती और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई और गवर्नमेंट होती, कांग्रेस वाली या फिर कोई और, तो ये जो स्टार्टअप करने वाले लोग हैं ना वो डेफिनेटली यूएस चले गए होते या फिर यूके जाकर अपना स्टार्टअप शुरू करते। लेकिन अब उनको एक एटमॉस्फेयर इंडिया के अंदर मिल रहा है तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है। तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पिछले सुनने में आ रहा है कि पिछले जो एक साल में 12 महीनों के अंदर इंडिया में 40 स्टार्टअप्स आए हैं और जिनकी जो नेट वर्थ है वो आई थिंक अराउंड 39-40 बिलियन डॉलर के 38.4 बिलियन डॉलर के करीब है। और जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं यूनिकॉर्न्स जो है वो किस तरह जो वो है वो इंडिया के अंदर आ रही है। में जो एक स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज रहा वो पिछले 20 साल का है। हम पिछले 20 साल में ये दहशतगर्दी में की जंगों में फंसे रहे और वो पिछले 20 साल में तरक्की करते रहे और उनका वो जो एक एनवायरनमेंट है वो उनको उसका एडवांटेज हुआ। अभी पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे आई थिंक मैं ब्लूमबर्ग को देख रहा था, वो कह रहे थे कि अभी 2020-21 में कोई हमारे को 300-350 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में हुई है। और इससे पहले अगर आप चले जाएं तो 50 मिलियन, 60 मिलियन, 40 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती थी। इंडिया में देख लें तो एक महीने में जो है वो 4-4, 6-6 जो यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आ रही हैं। और अमेरिका और चाइना के बाद, ठीक है जी, अमेरिका और चाइना के बाद एक वहां पे माहौल जो बन रहा है कि सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स हैं वो इंडिया के अंदर है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने लाहौर में टेक्नोलॉजी पार्क के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि दुनिया में गूगल समेत दीगर टेक्नोलॉजीज बनाने वाली कंपनीज जो हैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही हैं और ये सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं दुनिया की अमीर तरीन कंपनियां बन रही हैं। बदकिस्मती से हम इसमें बहुत पीछे रह गए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो सही है कि हम जैसा हर मैदान में बहुत पीछे रह गए, इसी तरह इस मैदान में पीछे तो दूर की बात है, बल्कि इस मैदान में तो हम सिरे से मौजूद ही नहीं। आपको पता है कि भारत की 2021 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट $148 बिलियन की है और हम IMF के पास सिर्फ $1 बिलियन के लिए अवाम की खाल उधेड़ रहे हैं। तब मैं आपको बताता हूँ कि भारत में इस मैदान में हमारी खाल कैसे उधेड़ रहा है। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, दे आर पुटिंग मनी इन इंडिया। The venture capitalists are not putting money in Pakistan. Why? What is the reason behind this? पहली बात तो यह है कि we need to be friendly. For example, ये जो सियालकोट वाला इंसिडेंट हुआ उसने हमें किस तरह मुश्किल में डाल दिया कि हमारे लिए, क्योंकि देखिए हमारे पास चॉइस नहीं है। हमने पिछले 15-20 साल जब दुनिया को एनवायरनमेंट देना था कि पाकिस्तान में आए इन्वेस्ट करें, हमें कम्पीट करना था, हम आपस में लड़ते रहे। हम पहले जो मुल्ले बनाए थे हम उन मुल्लों को मारते रहे, ना किया। देखिए इंडिया ने एक एनवायरनमेंट जनरेट कर लिया। अब वो देखिए सारी दुनिया का रुझान ही इधर है। मैं अगर देखूं, मैं आपको बता सकता हूं कि इस तरह के ब्रांड्स हैं कि कभी हमने नाम भी नहीं सुने पाकिस्तान में, जो ब्रांड्स फॉर एग्जांपल इंडिया में है। जैसे दिसंबर में एक ब्रांड है प्रिस्टिन केयर एक आया, फिर नवंबर में इंडिया में जो है वो स्लाइस आया है, नॉब ब्रोकर आया है, स्पिनी आया है, मेंसा आया है और बहुत सारे। इस तरह अक्टूबर में अगर आप देखें QCKO आया है, कार देखो आया है। इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया में आ रहे हैं जो कि वाकई दोज आर लिंक्ड विद द टेक्नोलॉजी। लेकिन इन सब पर हमारी हुकूमतों का रिएक्शन क्या होता है? सिर्फ ये कि एक न्यूज कॉन्फ्रेंस कर देना। रीच $92 बिलियन, क्या जो है वो मुकेश अंबानी $92 अरब पे चला गया है। इज देयर एनीवन इन पाकिस्तान? क्योंकि हम लोग 3 चीजों में पैसा क्रिएट करते हैं। आई वाज लिस्टनिंग टू एन इकोनॉमिस्ट इन पाकिस्तान जिसने सम अप कर दी पाकिस्तान की इकोनॉमी। 10-15-20 साल में $150 अरब तक ले गया है भारत अपनी एक्सपोर्ट्स को, IT एक्सपोर्ट्स को। अगर मुल्क की तरक्की करनी है, नौजवान हमारे पास हैं, 60% आबादी हमारी 30 साल से कम उम्र है और यही चीजें हमें चाहिए और रोजगार भी मिलेगा, एक्सपोर्ट भी होगी। और जो बातें डॉक्टर सलमान शाह साहब आप फरमा रहे थे कि कमी है हमारे पास, असल $15 अरब सालाना हमने एक तरह से कर्ज ही देना है, फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, यही कि हमारे पास डॉलर की कमी। बेसिकली महंगाई को भी कंट्रोल करना है तो डॉलर्स होते तो हम शायद कंट्रोल कर सकते। तो क्या आप समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट से, ऐसे प्रोजेक्ट से ये सारा कुछ काबू हो जाएगा? IT में हम अब जाकर इतने सालों के बाद $2 अरब तक पहुंचे एक्सपोर्ट में,
तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, बाकी इतना ले जा सकते हैं कि 15 अरब डॉलर का जो हमें सालाना कर्ज है या ट्रेड डेफिसिट होता है उस पर काबू पा लें? देखें, ये एक बहुत प्रॉमिसिंग एरिया है और 2 अरब डॉलर जो है आप देख रहे हैं कि इसी साल कोई 30-35% इसमें इजाफा हुआ है, और अगर इसी रेट से हम इसमें इजाफा करते रहे तो अगले 1-2 सालों में ये 5 अरब के करीब पहुंच जाएगा। और उसके साथ साथ ये भारत ने पिछले 20-25 साल में ये सफ़र तय की है, सो हमने उस लाइन पे चढ़ना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके साथ साथ ये पूरा एक निज़ाम जो है, इकोसिस्टम जो है टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का,